नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म से संबंधित रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट से मतलब देखिए, ऐसे समझने की कोशिश करिए आप कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आप रिएक्शन में अभी तक आपने ये समझा है कि देयर इज वन सबस्ट्रेट, वन रीजेंट और एक एरो लगा के आप एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिखा देते हैं। तो रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। एक टिपिकल केमिकल रिएक्शन को आप ऐसे ही समझते हैं कि रिएक्टेंट होते हैं, एरो डायरेक्शन को शो करता है केमिकल रिएक्शन की, और उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कैसे शो करते हैं कि रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। बस जैसे यही है आपका तरीका केमिकल रिएक्शन को लिखने का। लेकिन सवाल ये आता है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो यहाँ इस बीच में कुछ ना कुछ होता है, तो चेंजेस होते हैं। तो वो जो चेंजेस यहाँ होते हैं वो चेंजेस जो है वो एक स्टेप वाले चेंज भी हो सकते हैं या मल्टी स्टेप चेंजेस हो सकते हैं। तो जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हाइपोथेटिकली इस तरह से इमेजिन करते हैं कि हाउ एक्चुअली द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी केमिकल रिएक्शन को इस तरह से समझने के लिए कि कैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती होगी, तो बीच में कितने स्टेप उसके होते होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो मोस्ट हाइपोथेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हाइपोथेटिकली रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। और रिएक्शन मैकेनिज्म एक स्टेप से लेके 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप या इससे ज्यादा स्टेप में पूरी हो सकती है। तो व्हाटएवर रिएजेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट मीनवाइल द रिएक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। उनको हम कि बॉन्ड का जो ब्रेकडाउन होता है वो 2 तरीके का होता है, तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और दूसरा क्या कहलाता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से मतलब है इस तरीके का बॉन्ड फ्यूजन कि केमिकल रिएक्शन में जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और बॉन्ड ब्रेक हो जाए। जैसे मान लीजिए एक कोई सब्सटेंस है ए एंड ए, इसमें एक बॉन्ड बना हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ये प्रेजेंट है। तो व्हेन द टेंडेंसी ऑफ बोथ द एटम इज सेम एंड द सेम इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, then this electron will be taken by one of the atom and this one electron will be taken by the other atom. So this is called the equal distribution of electron. As a result क्या होगा, 2 odd electron species बनेगी जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। लेकिन अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो, यानी कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम से ले लिए जाए, तो यह तब संभव है जबकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो। Suppose this species has more electronegativity and this has less electronegativity, then the electron pair will be shifted to the side of B and A will acquire the positive charge and B will acquire negative charge. So ion carrying positive charge is called cation and the ion carrying negative charge is called anion. If the positive charge is present on the carbon species then this is called कार्बोकैटायन। अगर यही जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन स्पीसीज पे है तो इसको कार्बोकैटायन कहेंगे, और अगर यही नेगेटिव चार्ज कार्बन स्पीसीज पे है तो दिस इज कॉल्ड कार्बो एनाइन या कार्ब एनाइन सिंपली हम कह सकते हैं। सो दीज आर द 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। A species of the carbon having positive charge is called the carbocation and the species of the carbon having negative charge is called carbanion. So here we are studying 2 structures of carbocation and carbanion. Free radicals homolytic bond fusion से बनेंगे जो आपको वहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं कि कार्बोकैटायन क्या है और कार्बेनाइन क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए मैथिल ग्रुप है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम क्या कहेंगे, मैथिल कार्बोनियम आयन, मैथिल कार्बोनियम आयन। अब इससे हायर नंबर अगर इसका देखेंगे तो एक कार्बन और बढ़ा लीजिए CH3CH2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, दिस इज कॉल्ड एथिल कार्बोनियम आयन, एथिल कार्बोनियम आयन। और भी मेंबर हो सकते हैं जैसे CH3CH या एक कार्बन और बढ़ाइए सीधी चेन में CH2CH2, दिस इज एन प्रोपिल कार्बोनियम आयन, एन प्रोपिल। इसी में साइड चेन अगर हम ले लें तो क्या बनेगा CH3CH
और ये CH3 और इस पे ये पॉजिटिव चार्ज आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन, और ये CH3 CCH3 दिस इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो 3 कार्बोनियम आयन हुए इस तरह से, 3 तरह के। दिस इज व्हाट, ये तीनों के तीनों 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोनियम आयन एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो ऐसी कार्बन स्पीसीज जिनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोनियम आयंस कहेंगे। तो ये सभी के सभी कार्बोनियम आयंस है। अब सवाल ये आता है कि कब बनते हैं, रिएक्शन के टाइम पे बनते हैं, इसलिए इनको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज होता है उस चार्ज की वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। सो एनी स्पीसीज व्हिच इज हैविंग चार्ज इज having high tendency to react with the other species and that is called the reactivity, and reciprocal of the reactivity is called stability. Stability किसके reciprocal है, reactivity के। तो हम क्या कह सकते हैं कि stability of any species is reciprocal to reactivity। वो किसके reciprocal होगी, reactivity के reciprocal होगी। यानी कि किसी भी species में अगर reactivity ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें stability कम है, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो स्पीसीज की रिएक्टिविटी कम होगी। तो 2 चीज़ें मायने रखती हैं, आप रिएक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को समझ लें ठीक से और स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को, क्या कि स्टेबिलिटी इज रेसिप्रोकल टू रिएक्टिविटी। अब हमें यहाँ समझना ये है कि ये स्पीसीज में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री इज हाईली स्टेबल देन 2 डिग्री स्पीसीज एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं और 1 डिग्री कार्बोकैटायन कम स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी को समझने के लिए एक बार इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हम एक सबसे छोटा स्ट्रक्चर लिया है, मैथिल कार्बोनियम आयन। मैथिल कार्बोनियम आयन में जो कार्बन स्पीसीज है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p। 2 का बनेगा तो आउटर मोस्ट ये 2s पर ये 2p, 2s में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, बस दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस इज ग्राउंड स्टेट, एक्साइड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन जंप किया, s में कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन और p में कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब ये कार्बन पॉजिटिव बनेगा तो इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो दिस इज व्हाट कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट एंड कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से ये बचते हैं। तो दिस इज कार्बन पॉजिटिव। अब इसमें क्या है, एक ऑर्बिटल वैकेंट है, व्हाट इज इट हैज अ 1 वैकेंट ऑर्बिटल। तो केवल कार्बन की रिएक्टिविटी कार्बोनियम आयन में किस वजह से ज्यादा है, क्योंकि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है और जब इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे यानी कि मैथिल कार्बोनियम आयन बनेगा ये, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके इस तरह से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन द मैथिल कार्बोनियम आयन कितने होंगे, कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो ईच कार्बन एटम व्हिच इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज इन द कार्बोनियम आयन हैज 6 इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन में जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और आप समझते हैं कि कोई भी एटम तब स्टेबल हो सकता है जब उसका ऑक्टेट रूल के हिसाब से स्टेबिलिटी पूरा हो जाए, यानी कि ऑक्टेट रूल से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो वो स्टेबल हो जाएगा। So these species are not stable, they are highly reactive, that is because they have 1 vacant orbital। क्यों? क्योंकि इनके पास में एक vacant orbital है जिसकी वजह से ये स्टेबल कम होंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या सभी के सभी एक समान रूप से स्टेबल होंगे या समान रूप से रिएक्टिव होंगे? तो ऐसा नहीं है, सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। उस रिएक्टिविटी के टेंडेंसी को हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी इज रेसिप्रोकल टू रिएक्टिविटी, अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये सबसे कम स्टेबल, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे कम रिएक्टिव होगा। अब इसको समझते हैं कि कैसे। कोई भी ऐसा फैक्टर जो इसके वैकेंट ऑर्बिटल को पूरा भर दे वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। एनी फैक्टर विच फुलफिल्स दिस वैकेंट ऑर्बिटल और एनी फैक्टर विच मिनिमाइजेस द पॉजिटिव चार्ज, एनी फैक्टर विच मिनिमाइजेस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या कह रहे हैं हम स्टेबिलिटी के लिए, एनी फैक्टर मिनिमाइजिंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ
of carbon increases stability। कोई भी ऐसा फैक्टर जो पॉजिटिव चार्ज को कम करता हो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और कोई भी ऐसा फैक्टर जो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा वो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो हमें देखना ये कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसके पॉजिटिव चार्ज को घटा रहा है और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा होगा। ऑर्डर हमने क्या बताया कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल एंड 1 डिग्री इज लेस स्टेबल। तो हम इस चीज को समझते हैं सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है। कैसे? इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट इन अ मॉलिक्यूल विच इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग द कोवेलेंट बॉन्ड। जो किसकी वजह से आता है? कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट की वजह से आता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक दो कार्बन के बीच में ये इस तरह से बॉन्ड लगे हुए हैं लाइक दिस, और ये एक कोई ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो पूरे मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये निर्भर करता है इस ग्रुप के ऊपर कि ये ग्रुप का नेचर कैसा है। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने वाला है, तो क्या होगा? कार्बन और इस ग्रुप के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा दिस विल बी डिस्प्लेस्ड टू द साइड ऑफ ग्रुप। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ग्रुप की तरफ खींचेगा तो इस ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड देयर विल बी सम पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, जो कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज, और इस ग्रुप पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप इसी कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देयर इज लिटिल बिट इफेक्ट ऑन दिस कार्बन एटम। कार्बन 1 पे इफेक्ट माना ज्यादा है तो कार्बन 2 पे इफेक्ट होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा कम होगा। तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर उतना नहीं खींचेगा जितना इस कार्बन के साथ होगा। तो दिस कार्बन विल हैव आल्सो द पॉजिटिव चार्ज, C3 carbon also has the positive charge, C4 carbon also has the positive charge, and 5th carbon also has the positive charge. But the intensity of the positive charge on the first carbon atom is greater than the intensity of positive charge on the second carbon atom. As the distance increases, so the positive charge decreases. जैसे जैसे distance बढ़ेगी वैसे वैसे इनके positive charge क्या होंगे? घटेंगे। डिस्टेंस के बढ़ने के साथ पॉजिटिव चार्ज घटेगा, और 5 कार्बन के बाद ये इफेक्ट लगभग 0 हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम ये इफेक्ट कहाँ काम करता है? 4-5 कार्बन तक। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी कोवेलेंट बॉन्ड हम देखते हैं कार्बन के कंपाउंड्स में, उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है। एक तो पॉजिटिव आई इफेक्ट, आई फॉर इंडक्टिव, पॉजिटिव आई इफेक्ट एंड नेगेटिव आई इफेक्ट। 2 तरह का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट एंड नेगेटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर की तरफ पुश करने वाला इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने वाला इफेक्ट है तो उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव आई इफेक्ट। जैसे यहाँ समझिए ये ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसके द्वारा इस मॉलिक्यूल पे क्या ऑपरेट किया जा रहा है? नेगेटिव आई इफेक्ट को किया जा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करे कि दूसरे तरफ पुश कर दे तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव आई इफेक्ट। क्या शो करेगा? ये पॉजिटिव आई इफेक्ट। अब ये पॉजिटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट को ऑपरेट करते हैं हम कार्बोनियम आयंस पे। ये कार्बोनियम आयन में स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन होगी? तो देखिए मैथिल, अगर हम कार्बोनियम आयन को देखें तो मैथिल कार्बोनियम आयन में क्या है? एक हाइड्रोजन और कार्बन के साथ में इस तरह से 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन आयन है 0 आई इफेक्ट। हाइड्रोजन का 0 इफेक्ट होता है, यानी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है इसका। तो साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो जैसे के तैसे यहाँ पे अरेंज रहेंगे, यानी कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट टू मच अफेक्टेड। इसका पॉजिटिव चार्ज जैसे का तैसा है। इसका कंपैरिजन अगर हम एथिल कार्बोनियम आयन से करें, एथिल कार्बोनियम आयन लाइक मैथिल और इसके साथ में ये 2 हाइड्रोजन और ये इसका पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस। तो पॉजिटिव चार्ज हम शो करते हैं कैसे? ये ऑर्बिटल, ये खाली वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। तो हमने क्या बताया स्टेबिलिटी के लिए? एनी फैक्टर विच मिनिमाइजेस दिस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी। कोई भी ऐसा फैक्टर जो इस पॉजिटिव चार्ज को कम करे वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इसके पॉजिटिव चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर एथिल कार्बोनियम आयन में देखें तो दिस मैथिल ग्रुप शो पॉजिटिव आई इफेक्ट, जिसका मतलब
ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन की तरफ रिप्लेस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस कार्बन एटम विल इंक्रीजेस ड्यू टू द पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ द मैथिल ग्रुप। इस मैथिल ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे बढ़ेगी और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी। तो पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी तो इसका मतलब दिस विल बी स्टेबल मोर देन द स्टेबिलिटी ऑफ मैथिल ग्रुप। एक मैथिल ग्रुप के होने की वजह से एथिल कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल हो जाता है देन द मैथिल कार्बोनियम आयन। एथिल कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन मैथिल कार्बोनियम आयन बिकॉज इट मिनिमाइजेस द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां बढ़ाता है। लेकिन अगर हम मैथिल का कंपैरिजन एथिल से करें, जैसे CH3, CH2 और ये CH2, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो एथिल ग्रुप इज मोर इफेक्टिव देन मैथिल ग्रुप। तो ये पॉजिटिव चार्ज को और कम करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। एक एथिल के कंपैरिजन में दो मैथिल का इफेक्ट और ज्यादा होता है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक्यूमुलेट होगी इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि दो मैथिल ग्रुप हैं। और दो के कंपैरिजन में अगर तीन मैथिल ग्रुप हो किसी भी कार्बन के साथ जुड़े हुए, तो इसका पॉजिटिव चार्ज और कम होगा, इस तरह से लाइक दिस। तो क्या होगा? टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन इज देयरफॉर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोनियम आयन। तो ऑर्डर क्या हो जाता है कि 3 डिग्री मैथिल कार्बोनियम आयन, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री कार्बोनियम आयन and 2 degree carbonium ion is more stable than 1 degree carbonium ion. So this can be justified and explained with the help of inductive effect. ये हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो किसी भी ग्रुप में जितने ज्यादा मैथिल ग्रुप होंगे वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्यूमुलेट करेगा या किसी भी कार्बन पे इकट्ठा कर देगा। इसी इफेक्ट को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि कैसे ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। This is more stable than this one, this is more stable than this one, and this is more stable than this one. तो सबसे कम स्टेबल कौन है? मैथिल कार्बोनियम आयन। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा हम इसको समझ सकते हैं किससे? हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? चलिए समझते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब कि बॉन्ड भी बन जाए, बॉन्ड भी फॉर्म ना हो, और रेजोनेंस का मतलब होता है, देखिए सर, नॉर्मली रेजोनेंस से मतलब होता है इस तरह की फिनोमेनन जिसमें मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हों, क्योंकि उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को किसी एक ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऐसे सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं और ये फिनोमेनन रेजोनेंस कहलाती है। Resonance is a phenomenon when the properties of a molecule cannot be explained by single structure but requires more than two structures or many structures. Then each structure is called the cannulating structure and this phenomenon is called the resonance. ये क्या कहलाती है? रेजोनेंस कहलाती है। जब एक से ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बन रहे हो, हर स्ट्रक्चर को कैनोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और ये फिनोमेनन रेजोनेंस कहलाती है। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस हम पढ़ेंगे किसमें? कार्बोनियम आयन में, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज आल्सो नोन एज बेकर एंड नाथन्स इफेक्ट। इस नो बॉन्ड रेजोनेंस को हम क्या कहते हैं? बेकर एंड नाथन्स इफेक्ट। बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। ये ऑन दी ऑनर ऑफ साइंटिस्ट हम उसको टर्म देते हैं, बेकर एंड नाथन, उन्होंने इसको बताया नो बॉन्ड रेजोनेंस को। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्या कह रहे हैं? रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। रेजोनेंस क्या है? ये प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी की। जितना ज्यादा किसी भी आयन में, मॉलिक्यूल में या स्पीसीज में रेजोनेंस होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो सीधी सी बात है कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म सबसे ज्यादा होंगे, इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स कम होंगे, तभी तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन समझ लें कि मैथिल ग्रुप का, अगर इससे शुरू करते हैं, मैथिल ग्रुप क्या है? मैथिल कार्बोनियम आयन, ये हमने लिया, इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, सो देयर इज नो चॉइस फॉर दिस पॉजिटिव चार्ज टू गो एनीवेयर अदर देन दिस कार्बन एटम। इसके पास कोई चॉइस नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज कहीं और चला जाए। इसलिए अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है तो नो डाउट इसी जगह पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहीं रिप्लेस कर नहीं सकता।
तो दूसरा अगर हम इसमें देखें कंपैरिजन करें तो मैथिल के कंपैरिजन में अगर हम एथिल को देखते हैं तो इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने क्या बताया कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करता है वो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो क्या है हाइपर बॉन्ड, अभी इंडक्टिव इफेक्ट से तो हमने समझा कि मैथिल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा, पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो एनी फैक्टर व्हिच मिनिमाइजेस दिस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी। बट हमें ये समझना किसके द्वारा है, हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा समझना है। तो हम इसके 3 हाइड्रोजन को बॉन्डेड कंडीशन में ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं लाइक दिस। तो हमने क्या बताया, एनी फैक्टर व्हिच मिनिमाइजेस दिस पॉजिटिव चार्ज, कैसे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैसे मिनिमाइज हो जाएगा कि मैथिल ग्रुप ये जो प्रेजेंट है ये अपने कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर सकता है। दैट मींस के बॉन्ड विल बी हेटेरोलेटिकली ब्रोकन डाउन एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर विल मूव टुवर्ड्स द कार्बन। इससे हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। और क्या स्टेट बन जाएगी इसकी, हाइड्रोजन कार्बन, ये हाइड्रोजन यहाँ जो चार्ज आया नेगेटिव वो इस पॉजिटिव से मिलके यहाँ पाई बॉन्ड बना के ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा और हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया। सो नाउ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस कार्बन एटम इज टेम्परेरीली मूव्ड टू दिस हाइड्रोजन एटम। यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे आ गया, इस हाइड्रोजन पे आ गया। सो नाउ कार्बोनियम आयन में अगर एथिल कार्बोनियम आयन देखते हैं तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये पहला स्ट्रक्चर है। और इसी का स्ट्रक्चर दूसरा ये बन गया है ना, सेकंड स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया कि नहीं। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C2H5, इसका क्या है C2H5, इसका भी C2H5, बट इसमें पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, इसमें पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे। तो एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म ये बना। अब अगले केस में ये बॉन्ड यहाँ टूट सकता है तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, नेगेटिव इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव से एक बॉन्ड बना लेगा और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ये कार्बन, ये CH2। तो एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म ये बन गया है ना, क्या बन गया, ये बन गया। अगर बॉन्ड ये वाला टूट जाए तो क्या बनेगा स्टेट इसका, हाइड्रोजन पे ये पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से यहाँ बॉन्ड भी नहीं लगा है देखिए, और रेजोनेंस के स्ट्रक्चर भी बन गए। तो दिस इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, यहाँ बॉन्ड भी नहीं है और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो रहा है। इसी एथिल कार्बोनियम आयन को हम एक तरीका ये है लिखने का, एक तरीका ये है लिखने का, एक तरीका ये है। तो दिस इज द फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म, सेकंड हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म एंड द थर्ड हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म। किसी भी कार्बोनियम आयन में जितने मैथिल ग्रुप होंगे उसके हर मैथिल ग्रुप कितने, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म्स बनाता है। तो जैसे एथिल कार्बोनियम आयन में एक मैथिल ग्रुप है तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म बने, 3। मैथिल में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, मैथिल में क्या है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। एथिल है 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म्स। आइसोप्रोपिल का अगर देखेंगे तो इसका कंपैरिजन हम करेंगे तो किससे करेंगे, इस हाइड्रोजन से करेंगे, है ना। और 2 इसके बने, 3 इसके बने, तो यहाँ इससे कितने बनेंगे, 3 2 5। अब यहाँ 2 मैथिल ग्रुप हो गए तो 3 और 3 6, और यहाँ कितने बनेंगे, 9। तो प्राइमरी में कितने होते हैं, प्राइमरी में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म, इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म, इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव। यहाँ कितने, 9, ये 6, ये 5, ये 3, और यहाँ कोई नहीं, 0। तो जैसे जैसे किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म्स बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट इज ओनली द रीजन कि कार्बोकैटायंस में टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होंगे। दिस वी कैन जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोकैटायन। इसके ठीक अपोजिट अगर हम कार्ब एनाइन देखें तो कार्ब एनाइन क्या है, वो आयंस जिन पे चार्ज नेगेटिव होता है और हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन से फॉर्म होते हैं। कैसे, जैसे मेथिल क्लोराइड है, राइट, इसमें अगर ये जो बॉन्ड टूटेगा तो ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन पेयर अगर क्लोरीन ने लिया तो मेथिल प्लस बनेगा यानी कि कार्बोकैटायन। लेकिन अगर बॉन्ड इस तरह से टूटे CH3Cl और ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन पेयर मेथिल ग्रुप के द्वारा ही ले लिया जाए तो मेथिल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, देन दिस इज कॉल्ड कार्ब एनाइन। तो ऐसी आयनिक स्पीशीज कार्बन की जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड द कार्ब एनाइन। लेकिन अगर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाए जैसे एथिल कंपाउंड में ये इलेक्ट्रॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो 2 मेथिल फ्री रेडिकल बने लाइक दिस। तो फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन एंड कार्बोकैटायंस एंड कार्ब एनाइंस आर फॉर्म्ड बाय हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन।
कार्बोकैटायन का जो कॉन्सेप्ट है ठीक इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट काम करेगा कार्बेनाइन पे, ऑन बिहाफ ऑफ फॉर्मेशन एंड द स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी आप वही इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस से जब करेंगे तो यहाँ 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, यहाँ 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। एट मोर लाइकली टू द कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल्स will behave with respect to stability. So these are the 3 reaction intermediates: carbocation, carbanion, and the free radicals which are formed during chemical reaction.